जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम और यूपीएसआई में बनने वाला टॉपिक है एक मानसिक अभिरुचि के तहत इस सब टॉपिक है आपका विधि का शासन। विधि का शासन आपको जो टॉपिक दे रखा है ये इस परीक्षा में क्यों पूछा जा रहा है। ये इसी परीक्षा में नहीं, आपकी बड़ी से बड़ी परीक्षा में आपका नैतिक तत्व के रूप में भी पूछा जाता है कि प्रशासन का जो आपका नैतिक मूल्य विधि का शासन है वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाएगा उसमें, और किस तरीके से समाज में वे पद को बना के रखेगा उसी भूमिका के जरिए, उसी टॉपिक के जरिए। आज हम समझने का प्रयास करते हैं विधि का शासन। इससे पहले हम समझ चुके हैं, जनहित पर चर्चा कर चुके हैं, अपराध नियंत्रण पर चर्चा कर चुके हैं, इत्यादि टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। आज के जो हमारा टॉपिक है विधि का शासन, विधि के शासन में समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरीके से भूमिका निभाता है हमारे समाज में पुलिस प्रशासन के तहत। कि भारत में सामाजिक न्याय तथा समता की स्थापना के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सामाजिक न्याय तथा समता की स्थापना की अवधारणा वैसे समाज में आती है जहां विषमता तथा विभेद की जड़ें अधिक गहरी हों। वही समता और आपकी कहते हैं न्याय की ज़्यादा बात वहीं तो होगी जहाँ पर इन चीज़ों का अभाव होगा, इन तत्वों का अभाव होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब समाज में इन तत्वों के ना होने पर विषमता आएगी, विभेद होंगे, तभी वहाँ पे ये चीज़ें हमें अप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी आपको समझा जाएगा कि आपको न्याय और समता की स्थापना स्थापित करनी है। तो वो समता और न्याय कैसे स्थापित किया जाएगा वो विधि के शासन पर निर्भर करता है। वहीं आगे समझते हैं कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय तथा समता की स्थापना के लिए कई उपबंध किए गए हैं। वहीं विधि का शासन मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। यानी समता और सामाजिक न्याय के काफ़ी सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है और आपकी ड्यूटीज़ है, उन सब में बताया गया है। लेकिन आपको एक स्पष्ट तरीके से अलग चैप्टर के रूप में विधि का शासन को एक्सप्लेन किया गया है। वहीं आगे समझते हैं कि भारत में विधि का शासन प्राचीन काल में भी प्रचलित था। विधि का शासन प्राचीन काल में भी प्रचलित था। ठीक है, जब शासकों ने न्याय के लिए विभिन्न तरीके अपनाए। न्यायप्रिय शासकों की लंबी सूची हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। जिन शासकों को बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय था उनकी एक लंबी सूची मिलती है हमारे प्राचीन ग्रंथों में। और ये विधि का शासन एक प्राचीनतम एक तरीके से निर्धारित प्रणाली है कि हर किसी काल में आपको विधि का शासन होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और होना भी जरूरी रहा है। वही आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक काल में जब सामान्य विधि परंपरा का सृजन हुआ, आधुनिक काल में जब सामान्य विधि परंपरा का सृजन हुआ तथा इसे संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। यानी आधुनिक काल, मॉडर्न इंडिया जब हमारी स्टार्ट हुई, जब सामान्य विधि परंपरा आपका एक तरीके जनरल लॉ तैयार हुआ, ब्रिटिश शासन के दौरान बनना स्टार्ट हुआ, तभी से इसे संवैधानिक आधार प्रदान किया जाने लगा कि यह विधि का शासन होना ही जरूरी है तथा न्याय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इसको हम अप्लाई कर देते हैं तो हर किसी को न्याय मिलना बहुत ज़्यादा एक तरीके से आसान हो जाता है। वही मनुष्य की अभिलाषा, इच्छा और तृप्ति ने जिस असमानता तथा विभेद को जन्म दिया है उससे सामाजिक विभाजन को उर्वरता प्राप्त हुई है। यानी आपका जो अभिलाषा है, हमारी जो इच्छा है, हमारी आतृप्ति है, ठीक है, यही तत्व हैं जो आपके सामाजिक विभाजन को एक तरीके से बढ़ावा देते हैं कि अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा को हर इंसान पूरा करने में लगाए तो कहीं ना कहीं समाज में सद्भाव की भावना कम होने लगती है। जिस पहला टॉपिक पर हमने चर्चा कर चुके हैं इसी पर। ठीक है, आगे समझते हैं कि भारत में विधि के शासन की अनिवार्यता यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष है। यानी भारत में विधि का शासन की जो महत्वपूर्णता है, अनिवार्यता है, यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ हैं। क्योंकि हमारा भारत जो है विविधता का देश है, क्योंकि यहाँ विविधता के देश होने के साथ ही यहाँ पर बहुत तरह के कल्चर हैं। ठीक है, उन्हीं में समन्वय बनाने के लिए विधि का शासन एक तरीके से उत्कृष्ट भूमिका निभाता है ताकि सभी को न्याय मिल सके, सभी को समान अधिकार मिल सके। वहीं भारत विविधताओं का देश है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, भारत विविधताओं का देश है। इसकी विविधता से कई समस्या भी उपजती हैं, कई समस्या उपजी हैं, तभी विधि का शासन एक तरीके से महत्वपूर्ण हो गया लाना। वहीं कानून तोड़ने वाली शक्तियां अपने लाभ के लिए शोषण के हथियार का इस्तेमाल करती हैं। यही कारण है कि कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक विषमता को समाप्त करने के लिए हमारे नेताओं ने विधि का शासन की विचार प्रक्रिया को नागरिकों का मूल अधिकार बनाया।
मतलब कानून व्यवस्था के एक तरीके से सामाजिक विषमता, कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक विषमता इतनी बढ़ रही थी, ताकि उसको समाप्त करने के लिए जो भी हमारे नेता रहे उस समय के, जब ये लॉ बना था, तब विधि का शासन पर विचार किया गया कि इसको नागरिकों का मूल अधिकार बनाना चाहिए। वही हम आगे समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हमारी और ये प्रणालियाँ चल रही हैं, कि किस तरीके से विधि का शासन भूमिका निभाता है। विधि का शासन तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब विधि का शासन तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब विधि प्रभावी हो तथा सार्वजनिक हित की सम्मिलित प्रक्रिया इसमें निहित हो। आपका कोई भी कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब वो सार्वजनिक हित का हो, यानी सभी के हित का कानून होगा, तभी ही वो एक तरीके से अपनी सत्यता को व्यक्त कर पाएगा। ठीक है, जो उसमें तत्व जो निहित होंगे वो सभी के लिए एक समान होंगे, तभी कोई भी कानून आपका सुचारू रूप से चल पाएगा। वहीं विधि के शासन को लागू करने के लिए न्यायालय, प्रशासन, पुलिस तंत्र को भी प्रभावी बनाना अनिवार्य है। ताकि विधि का शासन हम अप्लाई करवाते हैं तो हमारे जो कोर्ट्स हैं यानी न्यायालय हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, पुलिस तंत्र है, उनको भी प्रभावी बनाना जरूरी है, ताकि वो आसानी से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बदलते समय के अनुसार विधि के शासन को लागू कर सकें। वहीं विधि का शासन, जिसे सर्वोच्च कानून के रूप में परिभाषित किया जाता है, विधि का शासन जिसे सर्वोच्च कानून के रूप में परिभाषित किया जाता है, में सिद्धांतों की व्याख्या नागरिकों के हित में की जाती है। विधि के शासन में जो भी व्याख्या की जाएगी वो समाज को दृष्टिगत रखते हुए ही की जाएगी, कि समाज, एक व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज किससे बना है, व्यक्तियों से मिलकर बना है, जो भी अवधारणा होंगी वो व्यक्तियों से संबंधित ही होंगी, कोई भी कानून होगा व्यक्तियों के लिए ही बनेगा। इसी तरीके से कहते हैं फिर जनहित में किसी खास तबके को लाभ पहुंचाने की जगह आम आदमी केंद्र में होता है। जो विधि का शासन है वो एक आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे जनहित है, जनहित किसी खास तबके को लाभ पहुंचाता है। ठीक है, जनहित की कोई भी पॉलिसी ला दें हम, वो खास तबके को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन विधि का शासन हर एक प्राणी मात्र को, हर एक प्राणी को आप लाभ पहुंचाएगा विधि का, यानी कानून उसको अच्छी तरीके से अपनी सहायता प्रदान करेगा। वहीं भारत ने स्वतंत्रता के बाद इस प्रक्रिया में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। भारत ने विधि के शासन को बहुत अच्छे से और लागू किया है स्वतंत्रता के बाद। वहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के लिए विधि का शासन जरूरी है। विधि का शासन बहुत ज़्यादा जरूरी है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के लिए भी। लेकिन भारत के संदर्भ में यह मान लेना कि यह संपूर्णता विधि का शासन स्थापित हो चुका है, ये सही नहीं है। कि आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के लिए विधि का शासन जरूरी मान रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमने एक बार कानून लागू कर दिया तो वो सब पे अप्लाई हो गया, वो परमानेंट स्थापित हो गया। ऐसा नहीं होता है, उसको हर समय के अनुसार इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको ध्यान में रखना होता है कि किस तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है या समाज फॉलो कर रहा है या संस्था फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। उसी तरीके से आगे समझने का प्रयास करते हैं। मानव अधिकारों के हनन तथा उल्लंघन की घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं, जैसे कि बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, पर्यावरण की समस्या जैसी प्रवृत्तियां आज भी विद्यमान है। वहीं महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में ये मान लेना कि देश में विधि का शासन सफलता के साथ अपना कार्य कर रहा है सही नहीं है, क्योंकि जो आज का जो वातावरण है, जैसे कि आप क्राइम रेशियो देख लीजिए, सब कोई भी घटना, अपराध देख लीजिए, वो एक तरीके से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि विधि का शासन कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी की ओर बढ़ रहा है। इसलिए विधि का शासन इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना विस्तार पूर्वक ये है, कानून है, एक तरीके से अवधारणा है कि ये किसी भी तबके, कोई भी तबका इससे अछूता नहीं रह सकता। वहीं विधि के शासन को लागू करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कानून की। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में विधि के शासन पर और चर्चा करेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।